नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। भारतीय सशस्त्र बलों के निशाने पर पाकिस्तान है। पाक में कई जगहों पर भारतीय सशस्त्र बलों का जो है वो निशाने पर रखा गया। वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया गया। पाक वायु रक्षा प्रणाली को किया गया ध्वस्त। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई जगहों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया है। भारतीय प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान की तरह ही तीव्रता से रही। विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक लाहौर स्थित वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी साझा की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से एक और जबरदस्त निशाना देखने को मिला। वायु रक्षा रडार को लेकर के खबर सामने आ रही है कि पाक वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि पाकिस्तान को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। एक के बाद एक भारत को बड़ी कामयाबी सामने जो है मिल रही है। एक के बाद एक कई बड़ी कामयाबी भारत के खेमे में आती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हुए चले कि लगातार भारत अपनी तरफ से इस और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, पाक वायु रक्षा प्रणाली को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर के। देखिए, ये खबर इसलिए आ रही है क्योंकि लगातार आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से कल से ही जो है भारत के खिलाफ वहां से अटैक और हमले और कह सकते हैं कि गोलाबारी की जा रही थी और रात में उनके तरफ से कई शहरों को निशाने बनाने का प्रयास किया गया था। और भारत सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से 15 शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया था। जो भारत की रक्षा प्रणाली है उसने उन ड्रोन्स और मिसाइल्स को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से जो है ड्रोन्स के हमले किए और उसके बाद पाकिस्तान के 3 बड़े शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इन जगहों पर जो है ड्रोन अटैक किए गए और उनको उनकी वायुसेना का जो उनका अड्डा है उसको निशाना बनाया गया और उसके ध्वस्त होने का समाचार आ रहा है। अभी कुछ जगहों से कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो लाहौर के पास का उनका जो वायुसेना अड्डा है वो वहां से धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अघोषित वार दोनों तरफ से शुरू हो चुका है और जो सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की थी उसमें साफ तौर पे राजनाथ सिंह ने ये बोला भी था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है, चल रहा है। तो ये कहने का अर्थ यही है कि सरकार भी ये जानती है कि ये कल जो एक तरीके का टैक्टिकल ऑपरेशन किया गया था उसके बाद का जो रिटेलिएशन किया है पाकिस्तान ने, अब उसका जवाब भारत दे रहा है। आपने देखा कि पुंछ, राजौरी और सुंदरबन जैसे तमाम इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई थी उसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था और आम नागरिक उसमें घायल भी हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो 15 लोगों को बता रहे थे। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से लगातार नापाक हमले कर रहा है भारत पर और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। और पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है का वहाँ के लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा, किधर से कौन जाहिर तौर पर तो ये वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ की संसद में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि लोग दहशत में है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो अब तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था वो अब घुटनों के बल आ चुका है और उसको पता चल चुका है कि जंग
छेड़ने का नतीजा क्या होता है, आतंकवाद फैलाना का नतीजा क्या होता है। और अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपनी सरकार और अपनी सेना की साख बचाने के लिए कर रहा है। जाहिर तौर पर संजय जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से जो ये कार्रवाई की जा रही है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है। जी देखिए, अगर हम कहें कि कल ही भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारा उद्देश्य न तो पाकिस्तान की सेना और न ही पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाना था, हमारा सिर्फ एक टेक्निकल स्ट्राइक था उन आतंकियों को जिन्होंने हमारे यहाँ पहलगाम हो चाहे इसके पहले जितने भी हमले हुए थे। वीडियो भी सेना ने शेयर किया था जिसमें 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, उसके बाद मुंबई हमला और उसके बाद 26/11 का हमला, ये सारी चीजें दिखाई गई थी। उनके जो आका थे जहां पर वो प्रशिक्षण प्राप्त करते थे उन ठिकानों को चिन्हित किया गया था, 20 ठिकानों को चिन्हित किया गया था और 9 पर भारत ने अटैक किया था और उनको ध्वस्त किया था। लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि वो ठिकाने उसके अपने घर में थे, इसलिए वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आतंकवाद को पाल पोस वही रहा था। और अब बौखलाहट इसकी ये है कि हमारे घर में घुसकर भारतीय सेना ने मारा है, तो अब हमें उसका जवाब देना। और उसी बौखलाहट में उन्होंने कल अमृतसर और तमाम शहरों पर, चाहे वो श्रीनगर हो या फिर पंजाब के शहरों, उस पर मिसाइल अटैक करने का प्रयास किया था, जिसको भारत की S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने उनको ध्वस्त कर दिया। और अब भारत ने जो है उसका जवाब दिया है और उनके कई शहरों को टारगेट पे लिया गया है जहां उनके सैन्य अड्डे हैं। और इस तरीके से खबर आ रही है कि लगभग वहां पर एक बड़ी तबाही मचाया है भारतीय ड्रोन हमलों ने। जाहिर तौर पर संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय की समीक्षा की गई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है। बताते हुए चले आपको कि पीएम मोदी की सुरक्षा समीक्षा की ये अहम बैठक है। सुरक्षा से जुड़े तमाम नीतियों पर चर्चा की गई, तैयारियों और तालमेल पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग हुई है। आपको बताते हुए चले, पीएमओ के मुताबिक बैठक का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र स्तर पर समन्वय को और मजबूत करना था। और एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। मारा गया है आतंकी रऊफ अजहर। जो है बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आतंकी रऊफ अजहर मारा गया। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था। भारत के लिए बड़ी सुरक्षा की जीत सामने निकल करके आई है। आतंकी मसूद अजहर का भाई है रऊफ अजहर और इसी पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। लंबे समय से वांछित चल रहा था रऊफ अजहर और अब जब निशाने पर आया भारतीय टीम के, तो यहां पर पूरी तरह से खात्मा आतंकी का हो चुका है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आतंकी रऊफ अजहर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रऊफ अजहर भारत के अपहृत विमान IC-814 के हाईजैक का मास्टरमाइंड था और जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भाई था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रऊफ अजहर कई आतंकी हमलों में वांछित भी था। एक विशेष अभियान के दौरान उसे मार गिराया गया और इस कार्रवाई को आतंक रोधी प्रयासों में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादी, बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों का खात्मा लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए हैं। अभी भी गिनती जारी है। भारत की सटीक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
पाकिस्तान की भड़काऊ कार्रवाई से पहले भारत का संयम भी देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि गिनती अभी भी जारी है, जिससे सटीक आंकड़ा देना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह भी बताया कि जब तक पाकिस्तान द्वारा कोई भड़काऊ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक भारत अपनी तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर से आ रही तस्वीरों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट कथित तौर पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। हालांकि इन हमलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है और भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तान सरकार ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने की बात कही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे लाहौर की ओर, जहां के वर्ल्टन एयरपोर्ट के पास गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में सुबह सुबह 3 ताबड़तोड़ धमाके हुए, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और शहर में सायरन की गूंज से दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल धमाकों में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं है और जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 अप्रैल को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का संदर्भ दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि इस साल के मई के समय में सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर भारत की कार्रवाई को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत की प्रतिक्रिया लक्षित है और नपी तुली थी और इसका उद्देश्य स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण नहीं करना था। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत पर सैन्य हमला हुआ तो इसका बहुत सख्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार 7 मई को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना की ओर से हुए संघर्ष विराम उल्लंघन में शहीद हो गए। इस वीरगति पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित भारतीय सेना के सभी रैंक के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना ने दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हुए कहा कि उनका त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। तो हरियाणा से एक दुखद खबर सामने आई है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार गोलीबारी के कारण बहादुर जवान लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए। वो अपनी जान की आहुति देते हुए देश की सुरक्षा से जुटे हुए थे। इस वीरता के लिए उन्हें दिल से सलाम और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। शहीद लांस नायक की बहादुरी और जज्बे को हमेशा याद किया जाएगा। पाकिस्तान के द्वारा की गई कायराना गोलीबारी में वीरता में शहीद हुए जवान दिनेश कुमार शर्मा को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र जवान दिनेश कुमार शर्मा के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उनका साहस और बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। देश भर में शहीद जवान की वीरता को सलाम किया जा रहा है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। एजेंसी ने साफ कहा है कि यदि किसी भी पर्यटक, आगंतुक या स्थानीय व्यक्ति के पास इस हमले से जुड़ी कोई और जानकारी, फोटो या वीडियो मौजूद है तो वे तुरंत
एनआईए से संपर्क करें। हमले की तह तक पहुंचने और दोषियों तक पहुंचने के लिए एनआईए अब आम नागरिकों से भी इनपुट चाह रही है। और वहीं दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद जानकारी दी कि नेताओं को ऑपरेशन की स्थिति और मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। सभी नेताओं ने सेना की कार्रवाई की सराहना की और सरकार को सुझाव भी दिए। रिजिजू ने इसे एक बेहद सकारात्मक और गंभीर बैठक बताया और कहा कि सभी दलों ने देशहित में सरकार और सेना का समर्थन किया। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया। तो वहीं दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात की है। खड़गे ने कहा कि बैठक में सीमा पर सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई और खास तौर पर पुंछ सेक्टर में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए भी सहायता की मांग की गई है। सरकार ने इस पर आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद सत्र बुलाने की मांग की है ताकि राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावी चर्चा हो सके। खड़गे ने भी ये कहा कि जो प्रचार चल रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। तो एक हमारी चिंता थी और सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक होना चाहिए और जो कश्मीर घाटी में भी जिनके जान गए हैं उनकी भी देखभाल होना चाहिए, क्योंकि वो खास करके अपना पुंज और एक क्षेत्र है ना, ये सॉरी पुंछ सेक्टर में जो हो रहा है कि उसका एक वहाँ पर जो गोलीबार हो रहा है और उसमें सरकार से आग्रह किया है कि नागरिकों की सुरक्षा वहाँ प्राथमिकता देना चाहिए और इसके लिए सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर एक समन्वय बनाना चाहिए। ये हम सरकार से मांग किए हैं। तो एक हमारी चिंता थी और सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं। वहीं दिल्ली में हुए सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार की तरफ से कुछ मुद्दों पर चर्चा न करने की बात भी कही गई। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का हवाला देते हुए कहा कि इस पर सभी ने एकजुट होकर सहयोग जताया। सपोर्ट दिया हमने। जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट दिया हमने। जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो
दिल्ली में हुए सर्वदलीय बैठक के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार और सशस्त्र बलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के प्रयास भी किए जाने चाहिए ताकि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दबाव और मजबूत हो सके। और वहीं पहलगाम की घटना के बाद रेलवे को अलर्ट पर रखा गया है और धनबाद रेल मंडल में भी सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि धनबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल सामान्य नजर आ रही है। स्टेशन परिसर में प्रवेश पर स्कैनर मशीन तो लगी है, लेकिन उनकी चेकिंग बिल्कुल नहीं हो रही और कोई आरपीएफ जवान भी उनकी निगरानी में नहीं है। यात्रियों के सामान की जांच के बिना वे आराम से स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। एक यात्री इस दौरान कहता हुआ नजर आया कि अलर्ट के बावजूद स्टेशन में सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है और रेलवे प्रशासन को इससे गंभीरता से निपटना चाहिए। और भारत ईरान मैत्री संधि के 75 साल पूरे होने के मौके पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक हो रही है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा। अरागची ने इस साझेदारी को सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित बताया और इसे दोनों देशों की समृद्धि के लिए जरूरी करार दिया। तो राजस्थान के जोधपुर में मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आज से अगले आदेश तक जोधपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश के लिए ऐलान कर दिया है। यह आदेश एहतियातन तौर पर जारी किया गया है और जब तक नई सूचना नहीं आती तब तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बुढ़िया थाना और अपराध शाखा 2 की संयुक्त टीम ने खेतों में मिली महिला के निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए उसके पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। 30 अप्रैल को बुढ़िया गांव के पास खेतों में अज्ञात महिला का शव शत विशत हालत में मिला था। पुलिस जांच में उसकी पहचान सहारनपुर के नागल गांव की गुलशन के रूप में हुई। डीएसपी राजीव मेघलानी ने बताया कि गुलशन की हत्या के आरोप में उसके पति शमीम और देवर सगीर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि शमीम हत्या के बाद सऊदी अरब भागने की फिराक में था। पुलिस अब कोर्ट में पेश कर आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी और हत्या की वजह से लेकर गहन पूछताछ करेगी। शिनाख्त हो चुकी है। लेडीज़ का नाम गुलशन का पता लगा और उसके बाद इसके हत्या इसके पति ने की थी, उसको हमने हिरासत में ले लिया और ये लोग जड़ौदा गेट के एरिया में रहते थे। वहीं पर इसके पति ने इसकी हत्या की थी और उस हत्या करने के बाद इसके पति और इसके पति के भाई ने डेड बॉडी को जहाँ से डेड बॉडी मिली है वहाँ पर रात को 12 बजे के लगभग फेंक किया। शिनाख्त हो चुकी है। लेडीज़ का नाम गुलशन का पता लगा और उसके बाद इसके हत्या इसके पति ने की थी, उसको हमने हिरासत में ले लिया और ये लोग जड़ौदा गेट के एरिया में रहते थे। वहीं पर इसके पति ने इसकी हत्या की थी और उस हत्या करने के बाद इसके पति और इसके पति के भाई ने डेड बॉडी को जहाँ से डेड बॉडी। आज देश में एक ही नाम गूंज रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, और एक ही आवाज आ रही है, थैंक यू मोदी। जी हाँ, इस वक्त भारत के हर कोने से हर नागरिक की एक ही भावना है, आखिरकार सरकार ने जवाब दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बता दें कि 22 अप्रैल का बदला सेना ने आतंकवादियों के खून से लिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों की जो चेतावनी थी कि जाओ और मोदी से कह देना, 7 मई को उसका हिसाब लिया गया है।
9 मिसाइलों की गर्जना ने आज पूरे पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद को अगर पनाह दोगे तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। इसलिए आज मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर, कोटली से लेकर मुरीद के, सियालकोट से लेकर तिहरा कला तक सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए आज अगर कोई मोदी से प्रूफ मांगता है तो ये गलत होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान भी कह रहा है कि उस पर हमला हुआ है और ये बताता है कि मोदी ने जो कहा था कि उनमें औरों से अधिक रिस्क लेने की क्षमता है, वो बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन इस 22 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच जो तीखे सवाल प्रधानमंत्री से किए गए वह होना भी वाजिब था। लेकिन प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से कहा कि हमले का हिसाब होगा, लेकिन इस बार का हमला सबसे अलग होगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। यह बहावलपुर स्थित मस्जिद है। यहाँ से आतंकवादी धर्म के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को आतंकी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसे जिहाद करना सिखाते हैं। आज भारतीय सेना ने राख में तब्दील कर दिया है। इसलिए आज आतंक का सरगना कहने पर विवश हो गया कि काश मैं भी मर जाता, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के हर एक बातों में दृढ़ संकल्प था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दूंगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मर जाता। जैश-ए-मोहम्मद ने एक बयान में कहा है कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बाजी सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, जिन्हें आज ही दफनाया जाएगा। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवार को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में न तो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और न ही आम लोगों को, केवल 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इन्हें तबाह कर दिया गया। 6 से 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के अड्डों को जड़ से मिटाने का काम किया है। यह आतंकवाद के मुंह पर करारा जवाब था। ये जवाब था 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर हमले का, जिसमें कई बहनों ने अपनों को खोया। आज पाकिस्तान भी हमले की पुष्टि कर रहा है और देश एकजुट होकर कह रहा है, थैंक यू मोदी। ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि भारत की नई सैन्य नीति का ऐलान है, जहां आतंक को पनाह देने वालों को अब चैन। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।